नमस्कार साथियों, चलते हैं हम केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास में। आपके क्वेश्चंस जो हैं आज 700 कंप्लीट हो जाएँगे केमिस्ट्री के 700 क्वेश्चंस। तो जिन्होंने अभी तक हमारी पिछली क्लास नहीं ली हो, तो वो पहले पिछली क्लास पढ़ें क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो 10-12 साल से बराबर आ रहे हैं। तो ये प्रत्येक परीक्षा के लिए हैं, यानी रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, हर किसी एग्ज़ाम के ये इसमें क्वेश्चन दिए हैं। तो देरी न करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से एक का उपयोग सामान्यतः सटीक पीएच को मापने के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है? तो वो यूनिवर्सल इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है आपका, यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखिए ये क्वेश्चन एएलपी में भी आया और टेक्नीशियन में भी आया। इसी प्रकार एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, आरपीएफ हो, ग्रुप डी, एनटीपीसी कोई भी एग्जाम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है? तो वो है पीएच मान 0 वाला घोल, क्योंकि जो 7 होता है तो 0 से 7 तक 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, तो 0 से 7 तक जो होता है तो ये 7वां होता है क्या? उदासीन। और ये यहाँ होता है आपका अम्लीय, यहाँ से यहाँ तक होता है आपका अम्लीय। और इसके बाद ये 14 तक यहाँ होता है आपका क्षारीय, सर्वाधिक क्षारीय है ये क्षार है, ये अम्ल है और यहाँ तक सर्वाधिक ये है 0, सर्वाधिक अम्लीय, सर्वाधिक अम्लीय, ये क्षार है और ये है सर्वाधिक क्षार। 14 है सर्वाधिक क्षार। इसने क्या पूछा? सबसे अम्लीय यानी सर्वाधिक अम्लीय, तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, पीएच मान 0 वाला घोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्क्रिय विलयन का पीएच मान होता है तो कितना होता है निष्क्रिय विलयन का? 0 से 14। निष्क्रिय विलयन का पीएच मान 0 से 14 के बीच होता है पीएच मान। तो अम्लीय विलयनों का पीएच मान 7 से कम होता है, जबकि क्षारीय का 7 से ज़्यादा होता है। ये हमने अभी आपको बताया पिछले क्वेश्चन में। उसने पूछा निष्क्रिय विलयन का, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, तो ऑप्शन आ जाएगा आपका 7। निष्क्रिय या उदासीन विलयन वही होता है 7 आंसर हो जाएगा। पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो वो OH आयन का सांद्रता में वृद्धि, OH आयन जो है आयन सांद्रता में वृद्धि, इसका प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि किसी विलयन का पीएच 7 से बढ़कर 14 हो जाता है तो यह विलयन में किसकी आयन सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है? तो ये OH की आयन सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। OH माइनस जो है ये की सांद्रता को बढ़ाता है, क्योंकि ये इसका पीएच मान 7 से 14 यानी बढ़कर 7 से अधिक है, यानी क्षारीयता बड़ी है इसकी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विलयन का पीएच 3 है, जब पीएच 6 तक परिवर्तित होता है तो H+ आयन सांद्रता होती है। विलयन का पीएच 3 है और जब विलयन का पीएच 6 तक परिवर्तित होता है यानी 3 से 6 हो जाता है तो H+ आयन सांद्रता होती है, तो वो 1000 गुना घट जाती है। क्या हो जाती है? 1000 गुना घट जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा आंसर।
H प्लस आयन सांद्रता 1000 गुना घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जिसके हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 1 × 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर है। तो 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर इसकी आयनों की सांद्रता, किसके हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, तो वो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 5 इसका आंसर हो जाएगा। कैसे निकालेंगे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता? जैसे ये है H प्लस हाइड्रोजन की आयन सांद्रता हमें निकालनी है बराबर 10 pH। ओके, अब जैसे हम निकालनी है तो इसमें लॉग लगाएंगे, तो इसको हटाएंगे तो log H प्लस बराबर -pH आएगा, log 10 आएगा। फिर हम इसको और बढ़ाएंगे तो pH बराबर आ जाएगा आपका माइनस का log H प्लस, माइनस को हमने उस तरफ कर दिया और pH बराबर कर लिया। फिर आ जाएगा आपका कि यहाँ पर क्या दिया है, H प्लस दिया है आपका 10⁻⁻5 दिया है, तो हम यहाँ कर देंगे pH बराबर माइनस log 10⁻⁻5 10⁻⁻5 हो गया। अब pH निकालना है तो pH बराबर प्लस हो जाएगा 5 log 10। ओके, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 आ जाएगा इधर, log 10 हो गया, तो आपका आ जाएगा pH बराबर 5 × 1 बराबर 5, यानी pH कितना आ गया 5। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो वो सब्सक्राइब कर लें और क्लास को शेयर करें और लाइक भी करें और डेली क्लास अटेंड करें। इसमें से आपको बहुत से सब्जेक्ट ऐसे मिलेंगे जो आपको परीक्षा के लिए लाभदायक होंगे, तो इसलिए इस चैनल को छोड़ें मत, टाइम टू टाइम क्लास अटेंड करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाएगा। यदि 7 से कम होता है पदार्थ का पीएच मान तो उसे अम्लीय माना जाएगा। ये तो पक्का है कि वो अम्लीय होगा, लेकिन उसका क्या हो जाएगा पीएच मान, तो मूल संख्या होती है एक पीएच मान की, तो इसका वो क्या हो जाएगा 7 से कम। ऑप्शन नंबर सी इसका एसिड तेजाब जो होता है, एसिड तेजाब, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ हम पीएच मान लिखवा रहे हैं, जैसे नींबू है, तो नींबू का पीएच मान कितना होता है, तो नींबू का और सिरके का, नींबू हो गया, सिरका हो गया, शराब हो गई, शराब का पीएच मान, बियर का पीएच मान, मानव मूत्र का पीएच मान, मानव लार का पीएच मान, मानव लार का पीएच मान, मानव रक्त का पीएच मान, मानव रक्त का पीएच मान और दूध का पीएच मान। अब हमें बताना है नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.2 से होता है आपका 2.4 नींबू का। सिरके का पीएच मान 2.4 से 3.4 होता है। शराब का पीएच मान 2.8 से 3.8 और बियर का पीएच मान आपका 4 से 5 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4
4, मानव लार का 6.5 से 7.5, मानव रक्त का होता है 7.3 से 7.5 और दूध का 6.4। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, एसिड तेजाब। तो इन पीएच मानों को भी लर्न कर लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का पीएच मान होता है। जो प्रबल होते हैं तो उनमें प्रबल अम्ल हो या क्षार हो, उनका पीएच मान कितना होता है? तो उनका पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो मध्य होता है अम्ल और क्षार के मध्य, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा जो बनाए जाते हैं, तो उनका पीएच मान 7 ही होता है। 7 से नीचे अम्लीय होता है और 7 से ज़्यादा तो क्षारीय होता है। कथन को पढ़ें और निर्णय लें कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो हमें निष्कर्ष देखना है कि कौन सा सही है। सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रकृति अम्लीय है। निष्कर्ष दिया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान 7.5 है। सल्फ्यूरिक अम्ल में कुछ फास्फोरस होते हैं, कुछ फास्फोरस होते हैं। तो ये ना तो फर्स्ट सही है और ना सेकंड सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x का पीएच मान 9 है तो y का पीएच मान 2 है, z का पीएच मान 6 है और a का पीएच मान 13, तो निम्नलिखित में से किस जोड़े में मजबूत एसिड और मजबूत बेस है? तो किस जोड़े में है मजबूत एसिड और मजबूत बेस? तो वो आपका डी में है। ऑप्शन नंबर डी, y में है और a में है। y और a में एक मजबूत एसिड है, तो y का पीएच 2 होता है, यानी प्रबल क्षारीय। क्या होता है? ये प्रबल प्रबल अम्लीय होता है। ये प्रबल अम्लीय होता है, प्रबल अम्लीय हो गया। और जो A का वो पीएच मान होता है, ये प्रबल क्षारीय होता है। A का पीएच मान ये 13 दिया है, तो ये प्रबल क्षारीय हो गया। तो किस जोड़े में मजबूत एसिड हैं? ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह का लवण होता है, तो कैसा लवण होता है वह? ऑप्शन नंबर ए, सशक्त एसिड और कमजोर बेस। सशक्त एसिड और कमजोर बेस का लवण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विलयन ए का पीएच मान 6 है, विलयन बी का पीएच मान 8 और विलयन सी का पीएच मान 2 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी? तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता देखनी है सबसे अधिक किस में होगी? ऑप्शन नंबर ए, वो होगी सी में, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, क्योंकि इसकी सांद्रता 7 से कम है, 2 है, तो इसकी सबसे अधिक सांद्रता होगी हाइड्रोजन आयन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन का कितना होता है? 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एक विलयन लाल लिटमस को नीले लिटमस में परिवर्तित कर देता है, तो वह कौन सा विलयन जिसका पीएच मान होता है? तो वो जिसका पीएच मान कितना होता है? लाल लिटमस को, यानी लाल से नीला लिटमस कर देता है वो, तो वो कौन सा विलयन है जिसका पीएच मान होता है? जिसका पीएच मान होता है वो 10 होता है। कितना? 10। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, 10। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। 7 से कम हो तो विलयन अम्लीय, 7 से अधिक हो तो विलयन क्षारीय। मनुष्य के शरीर का पीएच मान 7 से कितना होता है? 7 से 7.8 होता है। मनुष्य का, जो मनुष्य के शरीर का
मनुष्य के शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 होता है। और जो है लाल लिटमस को नीले लिटमस में परिवर्तित करता है, तो वो है क्षारीय विलयन। कौन सा है? क्षारीय विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है, तो इसमें पी का क्या अर्थ है? इसमें पी का क्या अर्थ है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पी पोटेंज यानी जिसका जर्मन में अर्थ शक्ति यानी पावर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी विलयन का पीएच उसकी किसकी सांद्रता पर निर्भर करता है? तो किसी भी विलयन का पीएच हो तो उसकी हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, हाइड्रोनियम आयन। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो कौन सा मिलान सही नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ये मिलान सही नहीं है। शुद्ध जल का पीएच कितना? 7.5 दिया है इसने। तो शुद्ध जल उदासीन होता है। एक तो कैसा होता है? जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल तो उदासीन होता है, और उदासीन पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7, इसने कितना दिया? 7.5। तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से विलयन का पीएच मान न्यूनतम होगा? ऐसा कौन सा विलयन है जिसका पीएच मान न्यूनतम होगा? तो वो ऑप्शन नंबर ए, नींबू का रस जो है, नींबू का पीएच मान होता है 2.2 से 2.4 होता है इसका नींबू का पीएच मान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नींबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक लवण का पीएच मान 12 हो तो यह किसका लवण है? यदि एक लवण का पीएच मान 12 हो तो ये किसका लवण है? तो ये दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण है। पीएच मान यदि इसका 12 है तो इसका दुर्बल अम्ल है और प्रबल क्षार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका पीएच यानी पीएच के कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता है? तो वो ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच जो होता है, तो पीएच के कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक कैसा होता है? तो वह नमक आपका कमजोर एसिड होता है और सशक्त बेस होता है। कैसा होता है? कमजोर एसिड और सशक्त बेस होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि पदार्थ का जो अम्लीय विलयन होता है वो 7 से अम्लीय होता है 7 से कम और होने पर, और क्षारीय जो होता है 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो क्षारीय विलयन का 7 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का पीएच मान क्या इंगित करता है? तो सार्वभौमिक सूचकों में जो 4 से 5 का पीएच मान वो दुर्बल अम्ल क्या करता है? दुर्बल अम्ल मान पीएच मान इंगित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? तो जलीय विलयन का पीएच मान वो अमोनियम क्लोराइड, जिसका जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम, तो वो है अमोनियम क्लोराइड का विलयन, जलीय विलयन 7 से कम होता है। यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग के रंग में बदल देता है तो इस विलयन का पीएच क्या होगा? जब उसने पूछा था कि लाल लिटमस को, किसको? लाल लिटमस को हमने नीले में परिवर्तित किया तो वो क्षारीय विलयन के द्वारा, इसके द्वारा क्षारीय विलयन के द्वारा
और जिसका पीएच मान 10 था। कितना था? जिसका पीएच मान 10 था। अब उसने कहा कि नीले को बदला है लाल लिटमस में, तो उसका विलयन का पीएच मान कितना होगा? तो उस विलयन का पीएच मान होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 7 से कम होगा। 7 से कम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, 7 से कम। देखो, इसको याद रखने की ट्रिक ये है कि लाल खतरनाक जो होता है, लाल बत्ती जल गई तो खतरनाक का निशान बन जाता है, यानी खतरा है वहाँ पर। तो यानी लाल क्षारीय विलयन, खतरा है, जब ज़्यादा हो जाता है तो बड़े-बड़े लोगों से खतरा होता है, तो 7 से ज़्यादा हो गया तो उनसे खतरा है, तो यानी लाल को नीले में परिवर्तित करता है, खतरा, ठीक है? और जो कम होता है तो वो नीले को लाल में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण सर्वाधिक है? किस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण सर्वाधिक है? वो पीएच 4, जिसका पीएच मान 4 होता है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट। इनमें से किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उच्चतम है? तो किस विलयन में है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उच्चतम है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पीएच मान वो है 4, इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उच्चतम है। यदि नदी के पानी का पीएच मान यानी उतना हो तो उसके पानी को अम्लीय अपशिष्ट प्रदूषित माना जाता है। तो अम्लीय अपशिष्ट प्रदूषित माना जाता है, तो वो 7 से जब कम हो, जब उसका नदी के पानी का पीएच मान 7 से कम हो तो प्रदूषित माना जाता है। नींबू के रस का पीएच मान लगभग 2, कितना होता है? 2 होता है। होता तो 2.2 से 2.4, लेकिन जो विकल्प ने दिया उसके हिसाब से 2। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण मापने का पैमाना क्या है? तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण को मापना है तो उसका पैमाना पीएच पैमाना होता है। क्या होता है? पीएच पैमाना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। लाल पत्ता गोभी एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल या क्षार के साथ मिश्रित होने पर अलग रंग उत्पन्न करता है। इसे किसी क्षारीय विलयन के साथ मिलाए जाने पर परिवर्तित रंग की पहचान कीजिए। तो परिवर्तित रंग की पहचान करना है तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, नीला हरा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, नीला से हरा। लिटमस विलयन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन इनमें से सही है लिटमस विलयन के संबंध में? तो ऑप्शन नंबर सी, लिटमस विलयन का बैंगनी रंजक होता है जिसे लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक है जिसे किससे प्राप्त किया जाता है? तो जिसे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, लाइकेन। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षारक सूचक नहीं है? तो कौन सा है जो अम्ल क्षारक सूचक नहीं है? तो स्टार्च पेपर है जो ये अम्ल क्षारक सूचक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, उसका पीएच मान होने की संभावना है। तो नीले लिटमस को जब लाल में बदलता है तो उसका पीएच मान कितना होता है? तो हमने बताया था कि जब लाल को नीले में चेंज किया तो उसका पीएच मान 10 होता है। कितना होता है? 10, लाल से नीला। और जब नीले से लाल में बदलते हैं लिटमस को तो उसका पीएच मान कितना होता है? 8। कितने पीएच मान संभावना? 7 या 8
संभावना होती है। होने की तो है, स्तर होता है 6 की होने की संभावना होती है, 7 से कम, ठीक है? लेकिन इस जगह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन नंबर आपका 37 क्वेश्चन है आपका। सॉरी, ये आपका 8 नहीं होगा, इसका 6 होगा, 7। ये ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर कितना होने की संभावना होती है? नीले से लाल तो कितना होने की संभावना? 6 है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, 6 है। निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो कौन है जो नीले को लाल कर देता है? तो वो सिरका। सिरका जो होता है ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, नीले को लाल कर दा। उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जो लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो उस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, यानी 10 होता है। जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में लिया जाता है तो यह क्या हो जाता है? जब हम बोरेक्स के विलयन में लेते हैं तो यह नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीला। निम्न में से कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी इओसिन। इओसिन जो है इसका उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता। शुष्क लिटमस पेपर का शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है? तो क्या क्रिया होती है? ये नीला अथवा लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता। ऑप्शन नंबर सी। जो शुष्क लिटमस पेपर का शुष्क HCl होती है तो गैस की क्या क्रिया होती है HCl गैस की? तो वो नीला हो चाहे लाल हो, पेपर अपना रंग नहीं बदलता। निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधी सूचक है? तो गंधी सूचक कौन है? तो वो है लौंग। लौंग जो है इसकी गंधी सूचक है। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिनकी अम्लीय और क्षारीय बदल जाती है गंध? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, घ्राण। जो ऑल्फैक्टरी सूचक है यानी घ्राण से सूचक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसको नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है, यानी कौन बदलता है नीले लिटमस को लाल में और लिटमस को नीले रंग में बदल देता है, ये दिया है। तो आपको ऑप्शन चॉइस करना है कौन करता है। तो वो अम्ल जो होता है वो नीले को लाल में बदल देता है, नीले रंग को नीले लिटमस को लाल में, यानी सिरका जो होता है तो वो नीले को लाल में परिवर्तित कर देता है। और जो क्षार और जो होता है तो लाल को नीले में परिवर्तित करता है, यानी क्षारीय विलयन लाल को नीले में, ओके, और अम्लीय विलयन वो नीले को सॉरी लाल नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिथाइल ऑरेंज होता है तो मिथाइल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल होता है और क्षारीय माध्यम में पीला गुलाबी होता है। मिथाइल ऑरेंज ये याद रख लो, जेई का क्वेश्चन है कि अम्लीय माध्यम में लाल होता है और क्षारीय माध्यम में पीला गुलाबी। जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय होता है, इसका रंग होता है तो इसका रंग बैंगनी होता है। कैसा होता है?
बैंगनी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। लिटमस विलयन किससे निष्कासित किया जाता है? तो लिटमस विलयन जो है आपका लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, लाइकेन। लिटमस विलयन एक बैंगनी डाई है, जिसे किससे निकाला जाता है? तो लिटमस विलयन एक बैंगनी डाई है जिसे हम लाइकेन यानी काई से निकालते हैं। लिटमस विलयन डाई जो बैंगनी डाई है, तो इसे लाइकेन से निकालते हैं हम। निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग। तो निष्क्रिय जो होता है यानी उदासीन विलयन जो लिटमस विलयन होता है, तो उसका रंग कैसा होता है? वो बैंगनी होता है। कैसा होता है? बैंगनी। निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग बैंगनी होता है। यदि मृदा को मृदु अम्ल के साथ उपचारित किया जाए, तो इस मिट्टी में हाइड्रेंजिया गुल्म के फूल क्या होंगे? तो हाइड्रेंजिया गुल्म के फूल आपके नीले रंग के होंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, नीले रंग के होंगे। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा बनेगा? तो लिटमस विलयन का रंग कैसा बनेगा? वो लाल बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, लाल। इसका उपयोग कर दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के बीच विभेद किया जा सकता है। तो दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के बीच विभेद किया जा सकता है, वो सार्वत्रिक सूचक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, सार्वत्रिक सूचक। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? तो जलीय विलयन में अम्ल या क्षार में वो परिवर्तन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्षार जल में OH आयन निर्मित करते हैं। क्या करते हैं? क्षार जल में OH आयन निर्मित करते हैं। शुष्क HCl गैस के संपर्क में लाए जाने पर सूखे नीले लिटमस पेपर के रंग पर क्या असर होता है? तो क्या असर होगा? वो उसका रंग नहीं बदलेगा। उसका रंग नहीं बदलेगा जब HCl गैस के संपर्क में लाते हैं सूखे नीले लिटमस पेपर को, तो उस पर रंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा नीले लिटमस पर। क्षार का रंग कैसा होता है? तो क्षार का रंग फेनोल्फ्थेलिन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला होता है। कैसा होता है क्षार का रंग? फेनोल्फ्थेलिन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता है? तो अम्ल और क्षार के बीच समानता है, वो अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। लिटमस विलयन किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस विलयन आपका किससे प्राप्त होता है? ये लाइकेन से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिटमस विलयन लाइकेन से प्राप्त होता है। एल्यूमीनियम ऑक्साइड प्रकृति में है, तो एल्यूमीनियम ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी है। कैसा है? उभयधर्मी है एल्यूमीनियम ऑक्साइड प्रकृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उभयधर्मी प्रकृति का होता है? तो उभयधर्मी प्रकृति का जेडेनो होता है। क्या होता है? इन ऑप्शनों में से जेडेनो जो ऑप्शन दिया है ये उभयधर्मी प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड बनाएगा? तो कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड बनाएगा? वो आपका जेडेन बनाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जेडेन बनाएगा। अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, तो अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, तो वो कौन करता है? Al2O3। Al2O3 ये अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है वो आपका एल्यूमीनियम ऑक्साइड। कौन सा है? एल्यूमीनियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ
साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करते हैं। तो अम्लों के साथ-साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करते हैं, तो वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, जो क्षार अम्लों के साथ-साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करते हैं। ऑक्साइड अम्लों के साथ-साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करते हैं, तो वो उभयधर्मी होते हैं। क्या होते हैं? उभयधर्मी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? तो कौन सा धातु ऑक्साइड है जो उभयधर्मी ऑक्साइड है? ऑप्शन नंबर बी एल्यूमीनियम जो है ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड इनमें से कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर डी जिंक ऑक्साइड जो है यानी ZnO ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है एल्यूमीनियम बना सकती है। कौन बना सकती है उभयधर्मी ऑक्साइड? एल्यूमीनियम। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है ये आ सकता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। न्यूलैंड के अष्टक में तत्वों के बीच आवर्तिता केवल किस तक देखी गई है? तो ये देखी गई है आपकी ऑप्शन नंबर ए जो कैल्शियम तक देखी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, कैल्शियम तक देखी गई है। उत्कृष्ट गैसों को न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत में क्यों शामिल नहीं किया गया था? तो क्यों शामिल नहीं किया गया था? तो वो ये तत्व उस समय ज्ञात नहीं था। ये तथ्य उस समय ज्ञात नहीं था। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखकर बनाई गई न्यूलैंड के तत्वों की व्यवस्था में अंतिम तत्व था। तो न्यूलैंड की जो थे व्यवस्था, क्रम व्यवस्था थी तत्वों की, तो अंतिम तत्व कौन सा था? तो वो TH था। कौन सा? TH। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूलैंड द्वारा किन दो तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा गया था? तो न्यूलैंड द्वारा ऐसे कौन से दो तत्व हैं जिनको एक ही स्लॉट में रखा गया था? तो वो कोबाल्ट और निकेल है। क्या है? कोबाल्ट और निकेल, CO और Ni। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत केवल किस तत्व तक ही लागू था? तो वो कैल्शियम था। किस तत्व तक? कैल्शियम तक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। किसने अष्टक नियम की खोज की और इसकी तुलना संगीत में पाए जाने वाले अष्टक से की? तो किसने खोज की थी? जॉन न्यूलैंड्स जो है इसने खोज की थी अष्टक नियम की खोज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। न्यूलैंड्स ने अपने अष्टक की तुलना किससे की थी? तो इसने संगीत के स्वरों से की थी। किससे की थी? संगीत के स्वरों से की थी तुलना। न्यूलैंड्स ने तत्वों को उनके किसके आधार पर आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया? तो आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया इसने। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम के आधार पर। आरोही क्रम के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद हैं? तो न्यूलैंड के अष्टक के नियम के अनुसार पोटेशियम के और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद हैं? तो वो हैं 7 तत्व मौजूद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 7 तत्व मौजूद हैं। अष्टक सिद्धांत इनमें से किसकी खोज के बाद प्रासंगिक हो गया है? तो वो उत्कृष्ट गैसों की खोज के बाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से निम्न में से किसने सर्वप्रथम यह ज्ञात किया कि प्रत्येक आठवें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के समान हैं? तो वो हैं जॉन न्यूलैंड्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, जॉन न्यूलैंड्स।
न्यूलैंड्स के अष्टक में किन दो तत्वों के गुण समान पाए जाते हैं? तो न्यूलैंड के अष्टक में वो Li और Na ये दो तत्व हैं जो समान पाए गए हैं न्यूलैंड के अष्टक नियम में। सोडियम सोडियम पाया गया है और लिथियम पाया गया है। ये दोनों गुण समान पाए गए हैं। न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व है और अंतिम तत्व ज्ञात तत्व है। तो इसका पहला तत्व है न्यूलैंड के अष्टक नियम में, वो है हाइड्रोजन। एक और लास्ट तत्व है, अंतिम ज्ञात तत्व है, वो है थोरियम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से गलत कथनों पर विचार करना है। तो इसका गलत कथनों पर विचार करना है, तो वो इसका गलत तो हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि अष्टक नियम केवल मैग्नीशियम तक ही लागू था, क्योंकि मैग्नीशियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व में पहले के समान गुण मौजूद नहीं थे। तो ये गलत हो जाएगा। गलत कथन का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं? प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं? तो वो 56। कितने हैं? न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार 56 तत्व प्रकृति में मौजूद हैं। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार इनमें से किन तत्वों के गुणधर्म समान होते हैं? किन तत्वों के गुणधर्म समान होते हैं? तो वो आपके होते हैं Be और Mg। इसमें दिया है Be और Mg बेरिलियम और मैग्नीशियम के गुणधर्म समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड के अष्टक नियम इनमें से किस पर सही लागू होते हैं? तो किस पर सही लागू होते हैं न्यूलैंड के अष्टक नियम? तो वो केवल हल्के तत्व पर, जो हल्के तत्व होते हैं उन पर लागू होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। न्यूलैंड्स के अष्टक में इनमें से किन दो तत्वों को H, F, Cl और Br के साथ समान स्तंभ में रखा गया था? तो वो है कोबाल्ट और निकेल। कोबाल्ट और निकेल को रखा गया था, इस समान स्तंभ में रखा गया था। न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? किसके जैसा दिखता है? तो वो तीसरे जैसा दिखता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 10वां तत्व तीसरे जैसा दिखता है। न्यूलैंड की आवर्त तालिका में तत्वों किसको हैलोजनों के साथ रखा गया था? तो तत्वों को किसके साथ रखा गया था? तो वो कोबाल्ट और निकेल के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, कोबाल्ट और निकेल। न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम था? तो कौन सा तत्व अंतिम था? वो थोरियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, थोरियम तत्व था। लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है, को इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। यह किसकी कमियों में से एक था? इसकी कमियों में से एक था ये, तो ये ऑप्शन नंबर बी, न्यूलैंड्स का ऑक्टेव्स नियम। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया, न्यूलैंड्स का ऑक्टेव्स नियम। न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स के नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं? तो प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं? 56। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान हैं? किसने खोजा था कि हर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान हैं? तो वो न्यूलैंड के ने खोजा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूलैंड्स मेंडलीव और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने किसका विकास किया था? तो किसका विकास किया था? आवर्त सारणी विषय वस्तु का विकास किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ऑक्टेव्स के न्यूलैंड्स नियम के अनुसार जो गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा है, इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है।
तो बहुत दूर रखा गया है वो है आपका Fe। Fe से दूर रखा गया है, Fe है जो न्यूलैंड्स नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूलैंड ने माना कि प्रकृति में केवल किसके तत्व मौजूद हैं, कितने तत्व मौजूद हैं? तो न्यूलैंड ने माना है कि वो 56 तत्व मौजूद थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। सन डी बताना है आपको कि किस सन में न्यूलैंड्स ने परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम के अनुसार ज्ञात तत्वों की व्यवस्था की और पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों के समान हैं। तो वो 1864। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1864। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम केवल किसके तत्व तक लागू होता है? तो न्यूलैंड के अष्टक नियम वो होता है कैल्शियम तक लागू होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अष्टकों का नियम किस तत्व तक लागू पाया जाता है? तो अष्टकों का नियम ये कैल्शियम तक लागू पाया जाता है। ऑक्टेट्स का न्यूलैंड सिद्धांत केवल किस तक लागू होता है? तो वो कैल्शियम तक ही लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट यानी राइट हो जाएगा। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार लौह जो गुणों में और जिसके जैसा दिखाई देता है, इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कोबाल्ट और निकेल जैसा दिखता है। ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपके केमिस्ट्री के इस क्लास में 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। तो जिन्होंने ये क्लास पूरी ली हो तो वो क्लास को अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को और इसको शेयर भी करें। डेली क्लास अटेंड करते रहें। इस चैनल पर आपको बहुत से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएँगे, जैसे रीजनिंग भी मिलेगी, आपको जीएस भी मिलेगी और इसमें आपको क्रॉनिकल्स भी कुछ पढ़ाई जाएँगी। ठीक? तो इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में आपसे। ओके।